गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने इल्तुतमिश पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान। रजिया दिल्ली सल्तनत की सुल्तान थी जिसने 1236 से 1239 के बीच करीब 3.5 वर्षों तक शासन की। लेकिन इसका शासनकाल काफी विपरीत परिस्थितियों में रहा। ये इत्तेफाक एक साथ हुआ इल्तुतमिश के साथ में कि भाग्य ने उसका साथ भी दिया और भाग्य ने उसके साथ दुर्भाग्य भी दिया। भाग्य दुर्भाग्य दोनों 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश के साथ हुआ। 1229 ईस्वी में जब अल मुस्तसीर बिल्लाह जो बगदाद के खलीफा थे उन्होंने उसे खिल्लत प्रदान किया, यानी कि उसे सुल्तान बनने की धार्मिक मान्यता मिली। तो दुर्भाग्य ने भी अपना रंग दिखाया। उसी वर्ष उसका बड़ा पुत्र नसरुद्दीन महमूद जो एक योग्य उत्तराधिकारी होता, उसकी मृत्यु हो गई। यूं तो इल्तुतमिश के कई पुत्र थे, लेकिन उसकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था रजिया। रजिया एक योग्य शासिका के तमाम गुण अपने आप में निहित रखी थी। उसके सैन्य संचालन के पास गुण भी उसके पास थे। वे एक अच्छी वक्ता भी थी। यही वजह है कि इल्तुतमिश उससे काफी प्रभावित थे और ग्वालियर के आक्रमण के समय 1231 ईस्वी में जब उसने दिल्ली से ग्वालियर की ओर कूच किया तो राज्य की बागडोर रजिया के हाथों में सौंप दी। यह बात तत्कालीन समय के सामंत सरदारों, विशेष रूप से चहलगानी दल के सदस्यों और उलेमा वर्ग को भी नागवार गुजरा। उस वक्त उन दिनों कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं था कि किसी भी स्त्री को सल्तनत की बागडोर थोड़े भी समय के लिए सौंपी जाए। 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को इल्तुतमिश की मृत्यु हुई। लेकिन मृत्यु के पहले उसने एक ख्वाहिश जाहिर की थी, एक फरमान इशू किया था कि मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी मेरी पुत्री भी होगी, मेरी पुत्री ही होगी और वह रजिया होगी। जबकि उसके और भी पुत्र जीवित थे। 1236 में जब उसकी मृत्यु हो गई तो उस वक्त शाह तुर्कान जो रजिया की सौतेली मां और इल्तुतमिश की पत्नी थी, उन्होंने षड्यंत्र रचा और अपने पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठाने का योजना बनाई। उसमें उसने चहलगानी के प्रमुख सरदारों को शामिल किया और उसने अपने पुत्र को गद्दी पर बिठाया। रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली की सल्तनत पर बैठ तो गया, मगर उसके पास शासन करने के गुण मौजूद नहीं थे। वह राग रंग में और आराम तलब जीवन में ज्यादा यकीन रखता था। शाह तुर्कान वास्तव में
एक दासी थी, बांदी थी, लेकिन इल्तुतमिश ने उससे बाद में शादी कर लिया था। शाह तुर्कान ने अपनी वशीकरण के माध्यम से वह मुख्य पटरानी बन गई थी, यानी मुख्य रानी बन गई थी। और उसने अपना प्रभाव राज परिवार में काफी जमा दिया था। यही वजह है कि उसने रुकनुद्दीन अपने पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया इल्तुतमिश के बाद। इतना ही नहीं, शाह तुर्कान ने राज परिवार के महिलाओं और पुरुषों सभी पर अनावश्यक दबाव बनाए, उन्हें प्रताड़ना प्रारंभ कर दिया और षड्यंत्रों का बोलबाला हो गया। लेकिन रुकनुद्दीन के पास शासन की क्षमता नहीं थी। उसी वक्त गजनी से आक्रमण प्रारंभ हो गया और गजनी का राज्य का शासक जब भारत पर आक्रमण किया तो इसकी सत्ता की जड़ एक बार हिल सी गई। रुकनुद्दीन का सौतेला भाई जो अवध में शासन कर रहा था, यानी कि रजिया का एक दूसरा भाई जो अवध में शासन, उसने विद्रोह कर दिया। इख्तिदार जो सामंत के थे, वो इख्तिदार प्रांतों में इख्तिदार बने हुए थे, गवर्नर की तरह काम कर रहे, उन लोगों ने भी विद्रोह का बिगुल बजा दिया। प्रशासन धुलमुल होने लगी। एक तरह से यह आतंक का राज्य कायम हो गया, रेन ऑफ टेरर। इसी दौरान एक विद्रोह हुआ। जो ही विद्रोह को दबाने के लिए रुकनुद्दीन बाहर निकला, रजिया शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के समय ही कुतुब परिसर में पहुंच गई और दूसरी मंजिल की ऊंचाई पर खड़े होकर के उसने बहुत जोरदार शब्दों में, बहुत प्रभावशाली ढंग से उसने जनता को एक संबोधन किया। उस संबोधन में उन्होंने कहा कि अभी शासन काल जो चल रहा है वह बिल्कुल ही निचले दर्जे का चल रहा है। वह आक्रमण हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, राज परिवार के लोगों को सताया जा रहा है, यहां तक कि मौत के घाट सुलाया जा रहा है। और दूसरी बात, आपको मैं अच्छा सुशासन दूंगी। तीसरी बात, आप याद कीजिए, इल्तुतमिश ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में मुझे मनोनीत किया था। उन्होंने मुझ में कुछ गुण देखा था और उस गुण के आधार पर ही मुझे मनोनीत किया था। आप मुझे एक मौका दें। अगर मैंने शासन में सुधार नहीं किया, अगर आपके इच्छाओं पे, आपकी कसौटी पर अगर मैं नहीं खरी उतरी, तो आप मुझे न सिर्फ हटा दीजिए बल्कि मैं स्वयं मृत्यु का वरण करेंगे। वो इसने इतने प्रभावी ढंग से उसने इन तमाम बातों को कहा कि जनता काफी उत्साह में आ गई और उन्होंने अपने समर्थन देकर के रजिया को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया 1236 ईस्वी। यह पहला उदाहरण था सल्तनत काल में या पूरे मध्यकाल में कि जनता के समर्थन पर कोई गद्दी पर आसीन हुआ हो। यह ऐसा उदाहरण मध्यकालीन वर्ल्ड में एक भारत के लिए अनोखी चीज थी। उसके जनता के समर्थन को देखकर तत्कालीन समय के दो वर्ग भी विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सके। पहला उलेमा वर्ग, जो जानते थे और चाहते भी थे कि इस शरीयत में कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो कि महिला को गद्दी पर बिठाया जाए। दूसरा सामंत, वो नहीं चाहते थे, विशेष रूप से टर्किश ओरिजिन के सामंत नहीं चाहते थे कि वह किसी महिला द्वारा शासित हो। वो चाहते थे उनमें से ही कोई अगला सुल्तान बने या कोई राज परिवार बने। ऐसी परिस्थिति में विशेष रूप से सुल्तान जब जानते थे
नोबल जानते थे कि इल्तुतमिश के और भी पुत्र हैं और जीवित हैं, तो ऐसे में क्यों महिला को बनाया जाए। राजपूत शासक भी धीरे धीरे स्वतंत्र होना चाहते थे। जैसे ही गद्दी पर बैठा तो उस वक्त परिस्थितियां विपरीत हो गई थी। जैसा कि अभी मैंने बताया, नोबल विरोधी थे क्योंकि वो महिला से शासित नहीं होना चाहते थे, तो विरोध कर दिए। विशेष रूप से चहलगानी ये जब विरोध कर दिए और षड्यंत्र करने के लिए जब तैयार हो गए, तो उसने कुछ डिप्लोमेटिक यानी कूटनीतिक का सहारा लिया। उन्होंने उन विरोधियों के बीच में फूट डाल दी और ह्यूमर फैला दिया कि कई सामंत रजिया से मिल गए हैं और अपना समर्थन दे दिए। एक यह अफवाह थी जिससे बहुत से सामंत जो उसके विरुद्ध थे डर करके दिल्ली छोड़ करके भाग गए। कुछ को उसने युद्ध में पराजित कर दिया और कुछ को जान से हाथ धोने पड़े। कुछ पकड़े गए, कुछ बंदी बना लिए गए, कुछ को मार डाला गया। जुनैदी जो सबसे बड़ा विरोधी था, प्रधानमंत्री था, वो सिरमौर के पहाड़ियों में भाग गया और बाद में उसका कोई पता नहीं चला। इन सब छोटे से समय में इन कार्रवाइयों से रजिया की ख्याति, रजिया की प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई। अब रजिया ने गैर तुर्क सुल्तान के गैर तुर्क सामंत थे जो सुल्तान के काल में ही काफी प्रगति कर रहे थे, उनको चुने हुए लोगों को उसने और प्रोत्साहन दिया और जो पुराने सामंत थे जो शक्तिशाली रहते उनको हटाना शुरू कर दिया। तो एक तरफ गैर तुर्क सामंतों को पदोन्नति दिया और जो पुराने टर्किश ओरिजिन के नोबल थे उनको धीरे धीरे हटाने लगे। मुहाजबुद्दीन जो गैर तुर्की था उसको उसने डिप्टी वजीर यानी कि नायब वजीर बनाया। बहुत से ताजिकों को भी उससे पदोन्नति दी। एक इथोपिया ओरिजिन का शख्स मलिक जमालुद्दीन याकूब, वो हबसी था, वह अस्तबल का अधिकारी था, उसको उसने पदोन्नति देकर के अमीर आकूर बनाया। अमीर याकूत ने रजिया को घुड़सवारी सिखाया और इस घुड़सवारी सिखाने के दौरान रजिया का उसके प्रति काफी लगाव हो गया और स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो याकूत का रजिया से, रजिया को याकूत से प्रेम हुआ। इसी दौरान रणथंभौर में विद्रोह हुआ। रजिया तेजी से रणथंभौर गई और वहां पर किले पर अपना अधिकार जमा दिया। इस प्रकार रजिया और भी शक्तिशाली हो गई, जो युद्ध नीति में भी निपुण हो चुकी थी। वह घुड़सवार के रूप में काफी मशहूर हो चुकी थी। युद्ध संचालन के रूप में भी उसने अपनी ख्याति अर्जित कर ली। अब राजकाज के कार्यों में भी उसने काफी दिलचस्पी ली। वह पुरुष वेश में राज दरबार में उपस्थित होती थी, छोटे ट्यूनिक पहनती थी, तुर्की टोपी पहनती थी, छोटे साइज का तुर्की टोपी पहनती थी और खुले दरबार में जब बैठती थी तो बुर्का नहीं पहनती थी। पर्दा सिस्टम का उसने त्याग कर दिया। एक रिवॉल्यूशन था उस जमाने में, एक क्रांति थी। उसने रोजगार दरबार में नियमित कार्यों की देखरेख के लिए सुनवाई करती थी। वो हर चीज को बारीकी से नजर रखती थी। जनता के समस्याओं को सुनती थी और उसका निदान
करती थी। इससे आम जनता काफी प्रभावित हो गई, क्योंकि वो ईमानदार और मेहनतकश लोगों को काफी प्रोत्साहन देने लगी, यानी कि मेरिट की कद्र होने लगी। सिर्फ टर्किश ओरिजिन का नोबेल है, यह एक बहुत बड़ी चीज उसके लिए मायने नहीं रखती थी। उसके लिए चाहती थी कि जो काम करता हो उसको प्रोन्नति दी जाएगी, जो ईमानदार होगा उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। उसी वक्त हुसैन कुतलुब ख्वाजा, जो ख्वारिज्म का शासक था, मंगोलों के द्वारा पीछा किया जाने के कारण वो भारत पहुंचे और रजिया से शरण मांगी। अपनी पिता की नीतियों में थोड़ा सुधार करते हुए उसने कुतलुब ख्वाजा को शरण तो दी, मगर जब उसने मंगोलों के विरुद्ध सहायता मांगी तो उसने क्षमा मांग लिया। बोला कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, हाँ शरण जरूर दे सकती हूँ। और यह एक डिप्लोमेटिक था, एक कूटनीति था, यह दूरदर्शिता था रजिया का, जिससे उसने मंगोलों के विरुद्ध आक्रमण में शामिल नहीं हुई और मंगोलों के कोप भाजन से बच गई। कुछ विद्रोह होने शुरू हो गए उसके सफलता से। एक दूसरा जुनैदी, जिसका नाम जियाउद्दीन जुनैदी था, जो ग्वालियर में विद्रोह किया, उसको उसे पकड़कर ग्वालियर से दिल्ली लाया गया और दिल्ली लाने के बाद कुछ उसका कोई भी नामो निशान नहीं मिला, यानी कि कहीं न कहीं उसकी हत्या कर दी गई है, जो मिला दिया गया। दूसरा था अयाज, जो मुल्तान और लाहौर का गवर्नर था। अयाज ने भी विद्रोह का बिगुल बजाया और रजिया ने उसे भी दबा दिया। अयाज ने माफी मांगी, मगर रजिया ने माफी तो जरूर दिया, लेकिन लाहौर का क्षेत्र उसके हाथों से छीन लिया। एक तरह से माफी दे दिया, लेकिन सजा भी दी। रजिया के इस तरह सफलता प्राप्त करने से बाकी सामंत सरदार काफी भयभीत हो गए। वो देखने लगे कि रजिया इस तरह से अगर बढ़ती रही तो सामंतों का अस्तित्व ही मिट जाएगा, उन तुर्की सामंतों का जो चहलगानी दल के अस्तित्व ही मिट जाएगा। अतः उन्होंने षड्यंत्र रचने लगे। इस षड्यंत्र में षड्यंत्रकारियों का नेता था मलिक अल्तगीन इख्तियारुद्दीन। मलिक अल्तगीन इख्तियारुद्दीन बदायूं का गवर्नर था। उसने एक शक्तिशाली गवर्नर भटिंडा के गवर्नर अल्तूनिया से साठगांठ की और एक षड्यंत्र। उस षड्यंत्र में उसने प्रलोभन दिया कि हम दोनों अच्छे पद बांट लेंगे। इसमें शामिल किया उन्होंने वजीर को, और इन तीनों के गुट ने अल्तगीन इख्तियारुद्दीन, अल्तूनिया और वजीर तीनों मिलकर के एक षड्यंत्र रचे। इस षड्यंत्र के अंदर अल्तूनिया ने विद्रोह कर दिया और जैसे ही अल्तूनिया उस विद्रोह को दबाने के लिए भटिंडा गई, अल्तगीन तो बदायूं का था, अल्तूनिया भटिंडा का था, भटिंडा की ओर गई पंजाब में। वहीं पर जैसे भटिंडा की ओर गई तो दिल्ली से तो रास्ते में पीछे से अल्तगीन ने अपनी सेना भेजी, अल्तूनिया ने, और दोनों ने मिलकर के उसे हरा दिया रजिया को और उसे बंदी बना लिया। दूसरी तरफ वह दिल्ली का बागडोर अप्रत्यक्ष रूप से उसने याकूत पर सौंप कर दिया। वह जैसे दिल्ली छोड़ी थी, याकूत को घेर लिया गया, उसे घेर कर मार करके मौत के मुंह सुला दिया। इससे दिल्ली से उसका संपर्क खत्म हो गया, और जब दिल्ली से उसका संपर्क खत्म हो गया तो उसे कोई सहायता नहीं मिल सकी। अल्तूनिया ने उसे बंदी बना करके कैद में डाल दिया था। दूसरी तरफ इस विद्रोह में
इख्तियारुद्दीन को नायब ममलिकात का पद दिया गया, लेकिन अल्तुनिया का कोई पद नहीं दिया गया। इससे अल्तुनिया को काफी दुख पहुंचा। इस असंतोष का फायदा उठा करके रजिया ने उसे प्रस्ताव भेजा कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी और एक बार फिर से हम लोग दिल्ली की ओर प्रस्थान करके दिल्ली पर अपना अधिकार देंगे। अल्तुनिया इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इन दोनों ने शादी कर लिया और दोनों ने दिल्ली की एक छोटी सी टुकड़ी देकर के बढ़े। मगर दिल्ली में उनको खबर लग चुकी थी और दिल्ली पे वहाँ पर उन लोगों ने जब इसके लौटने के बाद अब इसके भाई को दिल्ली के गद्दी पर बैठा दिया था, सौतेले भाई को। उसको बिठाने के बाद इन्होंने रजिया को एक सेना भेज करके दिल्ली के बाहर ही से पराजित कर दिया। रजिया और अल्तुनिया वापस भटिंडा की ओर लौटने लगे, मगर रास्तों में डकैतों ने उन्हें घेर लिया और घेर करके संघर्ष के दौरान इन दोनों की मृत्यु हो गई, यानी कि डकैत के द्वारा ये दोनों मारे गए। इस प्रकार 1236 से 1239 तक 3.5 साल तक रजिया का शासनकाल रहा। रजिया ने कुछ नए उदाहरण प्रस्तुत किए जो अनोखे थे। यह पहली महिला सुल्तान थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी। यह पहली सुल्तान थी जो जनता के सपोर्ट पर दिल्ली की गद्दी पर बैठी। यह पहला वक्त था कि नोबल के यानी सामंतों के शक्ति को चूर करने का या हटाने का प्रयास किया गया। रजिया में तमाम गुण थे, दूरदर्शिता थी, कूटनीतिज्ञता का गुण भरे हुए थे। उसमें वीरता भरी थी, दृढ़ता भरी हुई थी और एक अच्छी सेनानायक थी। लेकिन फिर भी वह असफल है। इसके कारणों को अगर तलाशते हैं तो पाते हैं कि इसके कारणों में इसके विरोधी नोबल्स थे, सामंत थे। सामंत के पास सैनिक और प्रशासनिक अधिकार थे। कई सामंत गवर्नर थे, इख्तियार थे। कई सामंत दिल्ली में अपना अच्छा रसूख रखते थे। उलेमा धार्मिक दृष्टिकोण से जनता को प्रभावित कर सकते और उलेमा नहीं चाहते थे कि कोई महिला दिल्ली